जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 5 पार्ट 2 के अंतर्गत यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम के बारे में पार्ट 1 में हम अध्ययन किए थे। कुछ रोगों के बारे में जैसे सूजा या गोनोरिया और दूसरा था सिफिलिस। दो यौन संचारित रोगों के बारे में अध्ययन किए थे। तीसरा जो होता है यौन संचारित रोगों में, तीसरा नंबर 3 पे वो है हर्पिस, जननांगों की हर्पिस, जननांगों की हर्पिस। ये जननांगों की हर्पिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये भी यौन संचारित रोगों में से एक है। देखिए, जो हर्पिस है इसका वायरस जो होता है वह सिम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? सिम्प्लेक्स। तो ये सिंपल से बना है, सिम्प्लेक्स वायरस। सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा होता है हर्पिस रोग। तो इस रोग में क्या होता है? पुरुषों के पेनिस में अत्यधिक दर्द होता है। पुरुषों के पेनिस में तीव्र दर्द होता है और स्त्रियों में वल्वा और योनि में छाले बन जाते हैं और उसमें फिर पेन होता है, अर्थात दर्द होता है। तो इसका जो होता है एक उपचार जो होता है सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है कोई उपचार। इसमें क्या होता है, खाली पेन किलर मेडिसिन होती हैं वो ली जाती हैं और इसमें प्रिकॉशन बरतना होता है। लैंगिक संसर्ग मतलब लैंगिक संयम बरतना इसके लिए आवश्यक होता है और सिर्फ इसके लिए क्या होता है पेन किलर, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं है। दूसरा जो होता है इसमें अगला चौथा वाला ट्राइकोमोनिएसिस, इसको लिखते हैं ट्राइकोमोनिएसिस। ये ट्राइकोमोनिएसिस, तो ट्राइकोमोनिएसिस जो है इसका जो है जीवाणु प्रोटोजोवंस होता है, अर्थात ये प्रोटोजोवन जनित रोग होता है। प्रोटोजोवन जनित, तो इसका जो प्रोटोजोवंस होता है, रोगाणु जो होता है वो होता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, VAGI वेजिनेलिस, ये वेजिनेलिस होता है। तो अब यहाँ पर ये है कि जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है इसी के द्वारा ट्राइकोमोनिएसिस रोग होता है। इसमें क्या होता है, योनि में खुजली, सफ़ेद रंग का तरल द्रव इसमें आता है और इसके उपचार जो होते हैं आरियोमाइसिन होती है। आरियोमाइसिन या टेरामाइसिन मतलब एंटीबायोटिक्स होती हैं और इसी का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसी से लाभ मिलता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों में यही मेडिसिन जो होती हैं उपयोगी होती हैं। तो हम अब आप फिर से बता दें कि जननांगों के हर्पिस में पेनिस में दर्द और स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में वल्वा और योनि में छाला, ये छाले पड़े और उसमें क्या होता है दर्द, ये दर्द। तो इसका एक ही निवारण है। निवारण में क्या है? लैंगिक संयम बरतना। निवारण में लैंगिक संयम बरतना तथा दर्द निवारक दवाएं, दर्द
निवारक दवा, ये इसका निवारण है। ट्राइकोमोनास में जो होता है, इसमें क्या है, योनि में खुजली व सफ़ेद तरल द्रव का स्राव। तो ये सफ़ेद पानी जैसे तरल द्रव का स्राव होता है। उपचार में इसका होता है उपचार में बेटा इसमें क्या आता है, आर्योमाइसिन जो होती है, आर्योमाइसिन ये या टेरामाइसिन, ये दवाएं जो होती हैं उपयोग की जाती हैं। दवाएं क्या होती हैं, दवाएं उपयोग में ली जाती हैं। अगला है इसमें पांचवा जो होता है क्लेमाइडिया। पांचवा जो होता है वो क्लेमाइडिया होता है। हम लिख देते हैं क्लेमाइडिया, ये है क्लेमाइडिया, ये क्लेमाइडिया है। अब देखिए क्लेमाइडिया भी जो क्या होता है, यौन संचारित रोग है। ये भी यौन संचारित रोग है। किससे होता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस से। तो हम लिख देते हैं क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिक नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये हो गया। तो देखिए इसके संक्रमण में क्या होता है, संक्रमण में इसके जो नर का मूत्र मार्ग होता है उसमें शोध होता है। अधिवृषण में शोध, गर्भाशय की ग्रीवा में शोध, तो इसमें शोध उत्पन्न होता है। तो हम लिख देते हैं मूत्र मार्ग कामा इपिडायडमिस, इसको कहते हैं अधिवृषण। तो ये जो होता है इसको हम इंग्लिश लिख देते हैं फिर यूरेथ्रा, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। अधिवृषण को कहते हैं इपिडायडेमिस। तो ये अधिवृषण। तीसरा जैसे इसमें होता है गर्भाशय ग्रीवा शोध है, मतलब मूत्र मार्ग शोध है, अधिवृषण शोध है, गर्भाशय ग्रीवा शोध है, नामक रोग उत्पन्न होता है। नामक रोग उत्पन्न होता है। अब देखिए इसमें उपचार में क्या है, उपचार में किसके, क्लेमाइडिया के। इसका उपचार में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन है, हुआ डीऑक्सीसाइक्लिन। ये दवा जो होती है इसका उपयोग होता है, दवाओं का उपयोग होता है, ये इसका उपचार है। अब छठवां लास्ट जो होता है, ये जनन अंग पर मस से बनते हैं। जनन अंग पर मस से, जनन अंगों पर मस से बनते हैं। तो इसको कहते हैं जैसे जेनाइटल वार्ड्स, ये जेनाइटल
वार्ड्स हैं। तो क्या है कि जो ये जनन अंग पर मस्से जो बनते हैं, यह रोग किसके कारण होता है? पाइपिलोमा वायरस। कैसे होता है यह रोग? पाइपिलोमा वायरस, ये पाइपिलोमा वायरस के कारण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस। तो इसको शॉर्टकट में पढ़ते हैं HPV। इसके संक्रमण से होता, मतलब पाइपिलोमा वायरस के संक्रमण से मनुष्यों में ये रोग होता है। तो हम इसलिए इसको लिखते हैं ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस, शॉर्टकट में लिखते हैं HPV। इसके संक्रमण से होता है। तो इसके संक्रमण के फलस्वरूप क्या होता है? स्त्रियों में योनि व जो सर्विक्स होती है उस भाग में मस्से निकल आते हैं, और वही मस्सा किस में बदल जाता है? कैंसर में बदल जाता है। फिर सुनिए कि इससे क्या होता है, स्त्रियों में योनि व सर्विक्स में मस्से निकल आते हैं और जो कैंसर में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है, उपचार जो होता है, उपचार में होता है लेजर सर्जरी होती है। लेजर सर्जरी द्वारा इसका उपचार किया जाता है, और इसमें अल्फा इंटरफेरान नामक दवा दी जाती है। अल्फा इंटरफेरान मेडिसिन दी जाती है, दवा दी जाती है। तो ये इसमें। अब देखिए यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय क्या है? यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचने के उपाय। ये जो यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचने के जो उपाय होते हैं, इसमें क्या है? नंबर 1 होता है अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध न बनाना। अनजान व्यक्ति से लैंगिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, ये होता है इसका। दूसरा होता है अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें। अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें, ये हो गया। तीसरा होता है कि रोग का जो लक्षण है, अगर रोग का लक्षण दिखने लगे तो डॉक्टर से उपचार कराएं। रोग के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से उपचार कराएं। चौथा होता है इसमें कि जैसे इलाज में लापरवाही ना बरतें। इलाज में लापरवाही ना बरतें। तो ये इसका जो होता है, ये उपाय होता है। इस उपाय से हम जो होता है जननांगों में संबंधित जो रोग होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। अब इसमें ये है कि देखिए एक टॉपिक होता है कि जनसंख्या विस्फोट। क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। जनसंख्या विस्फोट, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा था और ये इम्पॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? ठीक है, क्या है कि पूरे विश्व की आबादी
2 व्यक्ति प्रति सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। पूरे विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। अब यानी क्या होगा कि 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, 2 लाख यानी क्या हो गया, 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन। इसका मतलब है कि प्रति माह क्या होता है कि प्रति माह जो होता है, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड है ना, यानी 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या माह प्रतिदिन, या हम कह सकते हैं कि 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह। बात समझ में, 60 लाख व्यक्ति प्रति माह। बात समझ में, इसका मतलब है कि 7 करोड़ प्रति वर्ष जनसंख्या तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कैसे, सुनिए कि विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड यानी 2 लाख प्रतिदिन, या हम कह सकते हैं 60 लाख प्रति माह। इस प्रकार से एक वर्ष में 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रहे हैं, उनकी वृद्धि हो रही है। तो आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये जनसंख्या विस्फोट इसे कहते हैं, मतलब जो तीव्र गति से जो आबादी बढ़ रही है इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ये एक नंबर में आता है, 1 नंबर या 2 नंबर में आता है कि जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो इसकी यही है कि विश्व में तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड या 2 लाख प्रतिदिन या 60 लाख प्रति माह, और या उसे कह सकते हैं 7 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से वृद्धि हो रही है। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण ये जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो सकता है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के कई कारण होते हैं। नंबर 1 होता है खाद्यान्नों की समस्या। खाद्यान्नों की समस्या, खाद्यान्नों की समस्या भी एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे कि खाद्यान्नों की कोई कमी तो नहीं है और भूख से कोई मरता नहीं है। कारण क्या है कि खाद्यान्नों की समस्या क्या है। देखिए खाद्यान्नों की जो प्रचुरता होती है, प्रचुरता में खाद्यान्नों की कमी नहीं होती, लेकिन परिवहन संसाधनों द्वारा खाद्यान्नों को विश्व के किसी भागों में पहुंचाना देखिए संभव तो है, ठीक है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि
सभी जो तकनीकियों के ज्ञान व उपयोग करने के बाद भी जो भंडारित जो अनाज है वो खराब हो रहा है। बात समझ में आई? जैसे क्या है कि खाद्यान्न की प्रचुरता तो है, ऐसा भी खाद्यान्न की कमी नहीं है, लेकिन जो भंडारण किया था खाद्यान्नों का, उसका क्या होता है कि वो भंडारित अनाज खराब होते हैं, अर्थात भंडारण की जो सुविधा है ना, उसके अभाव के कारण खेतों में ही सड़ रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न हो जाती है, खाद्यान्न का भंडारा होता है, तो लेकिन अभाव के कारण वो सड़ जाता है खेतों में, सरकार उसको खरीद नहीं पाती है, या प्रणाली जो होती है ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। तो इस प्रणाली के कारण क्या होता है कि किसानों की मेहनत है वो बेकार जाती है। अब इसमें जो किसानों की जो मेहनत बेकार जा रही है, तो बेकार के कारण क्या होता है कि वो चीज़ उसको उचित लाभ नहीं मिल पाता, जैसा कि किसानों की आशा होती है। इस दूसरा होता है इसमें मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी, देखिए मृत्यु दर में कमी क्या है कि पहले अकाल से, महामारी से, कुपोषण, भूखमरी के कारण मृत्यु होती थी और सही से स्वास्थ्य सुविधा या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध न होने के कारण शिशुओं की मृत्यु होती थी। लेकिन आज क्या है, अकाल, महामारी, कुपोषण, भूखमरी, इन सब से मृत्यु बहुत कम हो रही। क्यों? क्योंकि जो उन्नत स्वास्थ्य सेवा है, उस उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण शिशुओं की मृत्यु दर में क्या आई है, गिरावट। तो जब मृत्यु दर में गिरावट आई है तो ये जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर अधिक हो गई। तो इसके कारण है। तीसरा जो होता है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा। आप देखते हैं कि गांव में, नगरों में, है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा जो होता है अनेक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा जो होता है अनेक महामारी जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया, है ना, आदि का समूल रूप से नियंत्रण और निवारण हो रहा है। किसका? अरे भाई चेचक है, हैजा है, मलेरिया है, इसका नियंत्रण और निवारण हो रहा है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि मृत्यु दर कम हो गई, इसके कारण जनसंख्या बढ़ रही है। फिर चौथा जो होता है कम आयु में विवाह। देखिए कम आयु में विवाह होना जो होता है ना, तो ये क्या है, जिस कम उम्र में ही बच्चे पैदा होते हैं, और जब कम उम्र में बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों की संख्या जो होती है तेज़ी से क्या होती है, वृद्धि करती है। तो ये इसका कम उम्र में जो विवाह होता है, इसका मेन कारण क्या है, अशिक्षा और रूढ़वादिता, जो बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा दे रहा है। और इसके कारण क्या होता है, कम उम्र ही बच्चे पैदा होने लगते हैं और बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, जो जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है। पांचवा होता है निरक्षरता। निरक्षर जिसे कहते हैं, अशिक्षा कहते हैं। तो अशिक्षा के कारण जो होता है, लोग परिवार नियोजन का और छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझ पाते, ना जान पाते हैं। तो अब जैसे क्या होता है कि अगर छोटा परिवार है तो छोटा परिवार में बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से होगा, शिक्षा मिलेगी। लेकिन लंबा परिवार हो जाएगा तो ऐसे गरीब परिवारों में उनके पालन पोषण या शिक्षा दीक्षा के लिए, है ना, वो सुविधा उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इसके कारण जो होता है जनसंख्या विस्फोट होता है। फिर एक होता है गरीबी।
गरीबी। अब देखिए गरीबी भी जनसंख्या विस्फोट का उचित कारण बनती है कि लोग ये सोचते हैं कि ढेर बच्चे रहेंगे तो ढेर कमाएंगे। मतलब मेरा कहने का है कि जितने बच्चे होंगे सभी रोजगार में जुड़ेंगे और रोजगार से जुड़ करके कमाएंगे और कमा कर लाएंगे, तो उससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं है, गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि सही प्रकार से उनकी शिक्षा दीक्षा ना होने के कारण, पालन पोषण ना होने के कारण वैसे थोड़े बहुत रुपये की नौकरी करते हैं। तो ऐसे में गरीबी भी एक जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है। 7वां होता है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, देखिए सामाजिक जो रीति रिवाज है क्या होता है, समाज में बहुत सी रीतियाँ होती हैं कि जैसे भारत में अपने क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि बेटा ही जन्म ले, और बेटी अगर जन्म ले लेती है तो बेटे की चाहत में संतानों की संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। भाई बेटे की चाह में क्या होता है कि जैसे बेटी हुई तभी सोचते हैं बेटा हो जाए, फिर बेटी हो गई फिर सोचते हैं बेटा हो जाए, फिर बेटी हो गई फिर सोचते हैं बेटा हो जाए। तो इसकी संतान में बेटे की चाह के कारण जो होता है, इनकी संख्या बच्चों की क्या होती है, बढ़ती हुई चली जाती है, और ये भी एक जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है। अब चलते हैं हम कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हो सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम, इस जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट का परिणाम क्या होता है कि जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी उसमें क्या होगा, गंदी बस्तियों, रोगों, भूखमरी, निर्धनता, इसका आकार बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब इसका आकार विकराल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दूसरा होता है कि कपड़ा एवं आवास की कमी हो जाएगी, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, जल मृदा का प्रदूषण होने लगेगा, संक्रामक रोगों के फैलने की अधिक संभावना हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और इसके साथ साथ यातायात एवं परिवहन की समस्या होगी। आज देखते हैं कि कितना भी यातायात साधन है फिर भी वो छोटी होती जा रही है। इतना पहले कम ट्रेनें थी, आज ज़्यादा ट्रेनें हो गई, फिर भी लोग लटक के जाते हैं, पूरी ट्रेन फुल हो जाती, स्टैंडिंग हो जाती है। तो यातायात एवं परिवहन की समस्या में कमी हो जाती है। रहन सहन का स्तर वो धीरे धीरे गिरता हुआ चला जाता है। फिर बार बार गर्भधारण करने से माता के शरीर पर बुरा प्रभाव उसका पड़ता है। ये जनसंख्या विस्फोट के परिणाम होते हैं। तो हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, मेन चीज़ होता है नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है, हम चलते हैं जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या नियंत्रण में क्या होता है कि नंबर 1 है विवाह की आयु में वृद्धि करना। विवाह की आयु में वृद्धि। तो विवाह की आयु में अगर वृद्धि कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो संतान होगी, है ना, वो ज़्यादा नहीं उत्पन्न होगी, और जल्दी विवाह करने से क्या होता है, अधिक संतान उत्पन्न होगी। तो इस कारण से विवाह की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा होता है शिक्षा द्वारा। शिक्षा द्वारा
ये शिक्षा द्वारा है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? अशिक्षा। और अशिक्षित लोगों में अज्ञानता भी होती है, धर्मांधता भी होती है। धर्मांधता में धर्म के प्रति उदार, तो धर्मांधता होती है। तो इसका ये मेन कारण बनता है। तो अगर हम शिक्षा दिया जाए और इसको बताया जाए इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो धर्मांतर जैसे प्रचार होता है, प्रचार प्रसार होता है, जैसे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं लगातार, तो लोग कहते हैं भगवान की देन है, या पुत्र की प्राप्ति से मोक्ष मिलता है, तो पुत्र की चाहत में संतान उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, फिर जिसे संतान उत्पन्न हुए, पालन पोषण की उनकी चिंता नहीं, तो क्या है कि सब भगवान करेगा, जो दिया है वही उसका देख रेख करेगा। तो सब चीज़ जो होता है लोग भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, वो अपना कर्म भूल जाते हैं। तो शिक्षा के द्वारा हम उनको ये चीज़ बता सकते हैं और उनको जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि जनसंख्या विस्फोट से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो इसके द्वारा हम जनसंख्या विस्फोट का नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा जो होता है कि देखिए, संतानों के जन्म के बीच दूरी, संतानों के जन्म के बीच दूरी। जैसे ये होता है कि अगर एक संतान जन्म ले ली है तो दूसरी संतान होने के बीच की जो अवधि होती है 3 से 4 वर्ष, मतलब जब बच्चा 4 साल का हो जाए तभी दूसरी गर्भधारण हो। तो ऐसे क्या होता है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और परिवार में बच्चों की संख्या भी सीमित रहती है। तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 से 4 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, फिर क्या होता है कि देखिए, इसमें जो दूरी तो है ही है ना, इसके लिए क्या होता है कि जैसे जो आम लोग हैं, मतलब जो पब्लिक है, उसमें क्या है कि अगर उनकी गलतफहमी को निकाल दें तो इस आबादी की वृद्धि को रोका जा सकता है। इसके लिए हम क्या करें? धर्मांधता को हटाएं। मतलब सबसे पहले उनके दिलो दिमाग से ये हटा दें कि संतान का होना ना होना अपने हाथ में, ना कि भगवान के। ठीक, कि भगवान की देन नहीं होती संतान का उत्पन्न होना, ये आपके हाथ में है। और असली मोक्ष जो होता है वो संतान से नहीं, बल्कि संतान के अच्छे पालन पोषण से होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे छोटा परिवार है, छोटे परिवार के महत्व को समझना, इसलिए कहा गया छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर अधिक जनसंख्या की हानि को समझाना कि अधिक जनसंख्या होने से उससे होने वाली हानियाँ और क्या परिणाम हो सकते हैं, उसे उनको अवगत कराना। और फिर परिवार नियोजन के उपायों को बताना। जैसे परिवार नियोजन के जो उपाय होते हैं, विधियाँ होती हैं, तो देखिए इसको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। हम लिख देते हैं यहाँ परिवार नियोजन के विधियाँ या उपाय। परिवार नियोजन की विधियाँ / उपाय। इसमें क्या है कि देखिए, परिवार नियोजन की जो होती विधियाँ जो होती हैं, एक होता है गर्भ निरोध विधि। 2 श्रेणियों में बांटते हैं इसको। एक होता है गर्भ निरोध विधि और दूसरा होता है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता का चिकित्सकीय
समापन, ये 2 होता है। अब गर्भ निरोध विधियां में नंबर 1, 2, 3 पॉइंट बनते हैं। एक होता है प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक विधियां। दूसरा होता है बाधा विधियां। तीसरा होता है बंध्याकरण, बंध्याकरण। ये 3 विधियां होती हैं। अब देखिए जो प्राकृतिक विधि होती है, तो प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध कैसे कर सकते हैं? तो देखिए इसमें क्या होता है, प्राकृतिक विधियों द्वारा जो होता है, हम शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं दिए जाते। मतलब इनमें क्या होता है कि शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं दिया जाता है। तो जब शुक्राणुओं को अंडाणुओं से नहीं मिलने दिया जाएगा, तब क्या होता है, निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी। तो जब निषेचन क्रिया नहीं हो पाएगी, तब संतान उत्पन्न नहीं होगी। ठीक, तो इसमें जो होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए इसमें क्या है कि इसकी 2 विधियां होती हैं। अब इसमें प्राकृतिक विधियों में 2 विधियां हैं। एक जो होता है, इसको कहते हैं आवर्ती विधि या आवर्ती संयम। आवर्ती विधि या आवर्ती संयम, ये आवर्ती संयम। देखिए आवर्ती विधि या आवर्ती संयम में क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखिए स्त्री के जो मासिक चक्र में होने वाले परिवर्तन होते हैं, उसके समय के आधार पर किया जाता है। आवर्ती विधि में स्त्रियों में जो मासिक चक्र होते हैं, उनके परिवर्तन समय के आधार परिवर्तन जो होता है, उसके आधार पर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे द्वितीय जो अंडक होता है कोशिका, वो केवल 24 घंटे तक ही, द्वितीय जो अंडक कोशिका होती है वो केवल 24 घंटे तक ही निषेचन के योग्य रहती है, उसके बाद डेड हो जाती है। इस विधि में अगर अंडोत्सर्ग के संभावित दिन से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, है ना, निषेचन अगर असंभव करते हैं, ठीक, तो गर्भ रुक जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ठीक, तक ना करें तो गर्भधारण नहीं होगा। अब यहाँ पर होता है कि स्त्री के, देखिए, तो वो समय क्या आता है, स्त्री के जो आर्तव चक्र होता है, रजोधर्म जिसे कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें क्या होता है, 10 से 17वें दिन के बीच जो होता है संभोग नहीं करना चाहिए। 10 से 17वें दिन तक ये संभोग नहीं करें, ये असुरक्षित काल है, सुरक्षित काल नहीं है। इसके पहले या इसके बाद करेंगे तो इसमें संतान की संभावना कम रहती है, लेकिन इस डेट में संतान की संभावना, मतलब गर्भधारण की संभावना 100% हो जाती है। दूसरा इसमें होता है स्तनपान, स्तनपान अनार्तव। ये इसमें क्या होता है, प्रसव उपरांत जब तक माँ शिशु को स्तनपान कराती है, उस काल में अंडोत्सर्ग तथा आर्तवचक्र, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्रारंभ नहीं होता और लगभग 6 माह तक, लगभग 6 माह तक यह विधि प्रभावी होती है। यह विधि क्या होती है, प्रभावी। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है और 6 माह तक, जब तक माँ उस बच्चे को स्तनपान कराती है, तब तक ना तो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, न तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होता है। तो
यह विधि जो होती है प्रभावी होती है, लेकिन ये दोनों विधियां पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, कभी कभी असुरक्षित भी हो जाती है। अब नंबर 2 जो होता है इसमें, इसका नंबर 2 इसका गर्भ निरोध विधि में, इसका जो होता है, अब देखिए एक है इसमें बाधा विधि द्वारा गर्भ निरोध। कौन सा विधि? बाधा, अभी हम इसी का चल रहे हैं गर्भ निरोधक विधि। तो यहाँ पर है बाधा विधियों द्वारा गर्भ निरोध, ये बाधा विधियों द्वारा गर्भ निरोध, ये चीज़ें। तो इसको कहते हैं बर्थ कंट्रोल बाय बैरियर मेथड। बर्थ कंट्रोल बाय बैरियर माने बाधा होता है, मेथड माने होता है विधि। इसमें क्या होता है? अंडाणु का निषेचन रोकने के लिए यांत्रिक व रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। यांत्रिक या रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यांत्रिक विधि में क्या है? यांत्रिक विधि में होता है कि कंडोम, डायफ्राम, कॉपर टी, ग्रीवा टोपी, ये सब होते हैं। फिर सुने, कंडोम, डायफ्राम, ग्रीवा टोपी, कॉपर टी, ये जो होते हैं ये यांत्रिक है, ठीक। और रासायनिक में क्या होता है कि देखिए क्रीम है, जेली है, और होम गोलियां हैं, और मालाडी है, सहेली है, ये टैबलेट्स आती हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर असुरक्षित संभोग है, असुरक्षित संभोग के 72 घंटे के अंदर अगर ये टैबलेट ले लेते हैं तो इससे गर्भधारण नहीं होता है, ठीक है। सहेली है, मालाडी है, ये हार्मोनल गर्भ निरोध होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं। और अगर असुरक्षित संभोग हो गया तो 72 घंटे के अंदर इसे लेने पर गर्भ नहीं ठहरता है। अब तीसरा जो होता है, तीसरा गर्भ निरोध का अस्थायी उपाय। गर्भ निरोध का अस्थायी उपाय। गर्भ निरोध का अस्थायी उपाय में क्या होता है? देखिए जो बंध्याकरण है, बंध्याकरण, तो उसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है और स्त्री की अंडवाहिनी, पुरुष की शुक्रवाहिनी, पुरुष की शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी और स्त्री की अंडवाहिनी, अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। तो पुरुषों में अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। तो पुरुषों में इस प्रक्रिया को नसबंदी, पुरुषों में इस प्रक्रिया को नसबंदी, इंग्लिश में इसको कहते हैं वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक। और स्त्रियों में नलबंदी करते हैं। स्त्रियों में नलबंदी, ब्रैकेट में इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूब माने होता है नलिका, ट्यूबेक्टोमी।
इसको ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। इससे शुक्राणु जो होता है, इससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाते, अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं और इस प्रकार से यह जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। तो ये जो होता है, दूसरा जो बाधा विधि थी और तीसरा था गर्भनिरोधक का अस्थायी उपाय थी। अस्थायी उपायों में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी है। धन्यवाद। हम अगले पार्ट में सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, अगले पार्ट में बच्चों हम सगर्भता का चिकित्सकीय समापन के बारे में अध्ययन करेंगे।